डेरिवेशन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होने वाला है, और ये है अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति। आप ये बोलोगे कि ये क्या ये इंपॉर्टेंट है, तो मैं बोलूंगा इंपॉर्टेंट नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लगभग हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और आप बोर्ड एग्जाम में इस क्वेश्चन को छोड़ के आने की गलती मत करना। जब पेपर में जाने से पहले इसे छोड़ के जाने की गलती मत करना, बिना पढ़े जाने की गलती मत करना। ये क्वेश्चन आप पढ़ के जाना, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के जाना, और एक बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करके आना। चलो भैया, इसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से आपको सॉल्व करके दिखाने वाले हैं। आओ भैया, तो सबसे पहले देखो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे डायरेक्ट, मैं इसको करता हूँ, ठीक है। पहले तो एक चालक है, चलो चालक बना लेता हूँ ना, चालक बनाकर ही मैं सॉल्व करता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। फिर से वही वाला नहीं, वो चित्र आएगा नहीं ना, अदरवाइज मैं वही कॉपी कर लेता यहाँ पे, सेम वही पहले वाला बनेगा डायग्राम। आओ, कोई दिक्कत नहीं, शुरुआत से अच्छे से समझाते हैं, ठीक है। एक चालक बनाया, चालक को बैटरी से जोड़ दिया, ठीक है। ये बैटरी का धन सिरा है और ये बैटरी का ऋण सिरा है, यानी कि माइनस पॉइंट है। ये आपका प्लस पॉइंट है, ये माइनस पॉइंट है, और धारा इधर से इधर की ओर बहेगी क्योंकि प्लस से माइनस की ओर बहती है। इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जो वीडी वेग से क्या है, उनके अंदर, हाँ सॉरी, उनको वीडी वेग मिला, वीडी वेग से त्वरित है, ठीक है। जो बेस्ट हमारा वो होगा, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। मैं कभी कभी प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाता हूँ, प्रोनाउंशिएट नहीं कर पाता हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा आपकी, इसकी जो चालक की लंबाई है ये एल हो जाएगी। अब इस बैटरी द्वारा जो चालक में धारा प्रवाहित होगी, तो हम लोग लिखेंगे कि यदि बैटरी द्वारा, बैटरी भी लिखो, बैटरी द्वारा, उसको ऊपर लिखना है, 1 सेकंड का टाइम दे दो प्लीज ना, क्योंकि ये डायरेक्ट ऊपर लिखते हैं। यदि बैटरी द्वारा चालक में प्रवाहित धारा आई है, तो आई बराबर क्या होगा, आई बराबर मैंने आपको बताया था कि आई कल मैंने प्रूव भी करा था, ठीक है। आई बराबर होता है NeAVD। क्या होता है, NeAVD क्या होता है भैया, याद रखिएगा, NeA और VD यानी कि अनुगमन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जिसे हम लोग बोलते हैं, और इसको नाम दे देंगे समीकरण 1। ये पता चला कहां से आया, ठीक है, ये पता चला ना कहां से आया, ये हमने कल सिद्ध भी किया था, धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध, ये वहीं से आया है, ठीक है। और अब हम लोग लिखेंगे यदि कहां से, यदि इलेक्ट्रॉन का वेग vt है, इलेक्ट्रॉन का वेग vd है, तब क्या, तब vd बराबर क्या होगा, अभी देखो निकाल कर आए हैं, 1 मिनट पहले अभी हमने vd बराबर क्या किया था, कि vd बराबर e क्या था, ev, हाँ ev अपॉन ml टाउ। निकाल कर आए कि नहीं आए हैं, देखो यही सेम टू सेम वैल्यू भी हम लोग थोड़ी देर पहले निकाल गए। इसको नाम दे देता हूं समीकरण 2। अब इसमें देखो VD है और वहां पर NeAVD है, तो मैं अगर समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रख दूं तो क्या होगा, तो जो भी होगा उसको हम लोग नेक्स्ट पेज में डिस्कस कर दें, ठीक है, ताकि वहां पे हम लोग उसको एडजस्ट कर सके। तो मैं लिखूंगा समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर, बहुत, ये डेरिवेशन भी बहुत इजी होने वाला है, ठीक है। बस आपको जिस तरह से मैं करा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही समझते जाना है, कोई भी गलती नहीं करनी है। तो समीकरण 1 क्या थी, आई बराबर NeAVD, ठीक ही नहीं थी, और VD बराबर क्या था, यहां साइड में लिख लेते हैं, VD बराबर EV
बाय ml टाउ था या नहीं था? बिल्कुल था भैया। अब हम लोग क्या करेंगे कि जहां पे वीडी लिखा है वहां पर ईवी बाय ml टाउ लिख देंगे, तो ये हो जाएगा आई
हमने क्या किया, यहाँ तक तो कुछ नहीं करा, एक चालक बनाया। चालक बनाना मैं हर बार बताता हूँ, यदि बैटरी द्वारा चालक में प्रवाहित धारा आई है तो आई बराबर NEAVD हो जाएगा। कल ही डेरिवेशन सॉल्व करा था, ठीक है। धारा तथा अनुमान वेग में संबंध वही चीज लिखी हुई है। यदि इलेक्ट्रॉन का वेग VD है तब VD बराबर EV/ml टाउ हो जाएगा। VD बराबर EV/ml टाउ हो गया। दूसरा फॉर्मूला, समीकरण 2 में एक का मान रख दिया, यानी I बराबर NEAVD में हमने VD का मान EV/ml रख दिया, ठीक है, EV/ml टाउ रख दिया। तो यहां से क्या किया, I/V कर दिया, NE²A/ml टाउ हो गया। दोनों पक्षों को हमने पलट दिया। पलटा इसलिए क्योंकि हमें यहाँ पे R लाना था और R होता है V/I के बराबर, तो हमने इसको पलट दिया। पलटने के बाद जब सामने उसको पलटेंगे तो इसको भी पलट देंगे। अब हम यहाँ पे हमने देखा कि M भी हमारा कांस्टेंट वैल्यू है, N भी कांस्टेंट वैल्यू है, E भी कांस्टेंट वैल्यू है, A भी कांस्टेंट वैल्यू है, L भी कांस्टेंट वैल्यू है और हमारा T भी कांस्टेंट वैल्यू है। यानी कि अगर मैं सभी नियत मानों को सॉल्व करूंगा तो हमारे पास जो वैल्यू निकल कर आएगी, जो फाइनल आंसर निकल कर आएगा, वो भी नियत होगा, वो वैल्यू भी एक कांस्टेंट वैल्यू होगी। इससे मैं यहाँ से एक बात कह सकता हूँ कि V/I भी हमारा कांस्टेंट होगा। और जो हमने 9th में परिभाषा पढ़ी थी वहां भी हमें यही बताया गया था कि V/I इज इक्वल टू R जो होता है, R आपका जो प्रतिरोध होता है वो एक कांस्टेंट वैल्यू होता है, वो एक नियतांक होता है। और वही चीज हमने यहाँ पे प्रूव कर दी। आशा करता हूँ कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। अगर ये चीज आपको समझ में आई है तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। ऐसे ही वीडियोस डेली देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करिए। और एक बात और, ठीक है, अगर आप डाउट सपोर्ट क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, एक ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं जहां पे आपको PPT मिल जाए, नोट्स मिल जाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाए, PYQ मिल जाए, क्विज मिल जाए और सबसे इंपॉर्टेंट चीज 24/7 डाउट सॉल्यूशन मिल जाए, तो ये नंबर है, ठीक है। आप किसी भी क्लास में हो, 10th में हो, 12th में हो, आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके केवल अपने क्लास का नाम और अपना नाम, ठीक है, अपना नेम, ठीक है, नेम और क्लास, ये दो चीज आप मुझे इस ग्रुप पे बता दीजिए, इस नंबर पे मैसेज करके बता दीजिएगा। उसी अकॉर्डिंग मैं आपको उसी ग्रुप में ऐड कर दूंगा, ठीक है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है क्लास 12th के स्टूडेंट के लिए और क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए भी, ठीक है। आप जिस भी क्लास के मुझे देख रहे हैं तो इस पे मैसेज कर दीजिए।